हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें राजस्थान का नामकरण, स्थिति विस्तार और राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की जलवायु ये पढ़ लिया। आज का टॉपिक है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में आज आंतरिक अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। जैसे अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो जैसे कोई भी मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियों का जाल जो भूपृष्ठीय जल को समुद्र तक ले जाता है, यानी कि कोई भी नदी है ना, तो उसके नदियों का जाल है जो भूपृष्ठीय जल को समुद्र तक ले जाता है, उसे क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को ही अफवाह तंत्र या नदी द्रोणिपी कहते हैं इसको। जल विभाजक किसे कहते हैं, तो धरातल का कोई भी उच्च भूभाग जो किसी भी नदी प्रवाह को दो भागों में विभाजित करता है, उससे जल विभाजक कहलाता है। जैसे अरावली राजस्थान राजस्थान व मध्य भारत का मुख्य जल विभाजक है, अरावली पर्वतमाला। अफवाह तंत्र में एक शब्द आता है जैसे एस्चुरी। एस्चुरी किसे कहते हैं, जब नदी एक ही मुख्य धारा के रूप में समुद्र में मिलती है। इसका निर्माण पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में होता है। जब नदी यानी कि एक ही धारा के रूप में मिलती हैं, मुख्य धारा के रूप में समुद्र में मिलती है, तो एस्चुरी बनाती है। डेल्टा, जब नदी मुहाने पर अनेक धाराओं में विभाजित होकर समुद्र में मिलती है, तो डेल्टा का निर्माण होता है। जलप्रपात किसे कहते हैं, जैसे जब नदी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। और नदी किसे कहते हैं, जब धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है। यानी कि धरातल में प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को ही क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। जो हमेशा उच्च प्रतिभाग से निम्न प्रतिभाग की ओर बहती है। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का 1.16% भाग मिलता है। यानी कि कुल सतही जल का राजस्थान में कितना प्रतिशत मिलता है, तो कुल सतही जल का राजस्थान में 1.16% मिलता है। और भारत में कुल भूमिगत जल का राजस्थान में, भूमिगत की बात करें तो 1.7% भूमिगत जल राजस्थान में मिलता है। और सतही जल की बात करें तो 1.16% भाग राजस्थान में मिलता है। प्रवाह के आधार पर राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे अफवाह तंत्र है ना, 3 भागों में बांटा जाता है राजस्थान की अफवाह को, तंत्र को। आंतरिक प्रवाह, और दूसरा है अरब सागर का प्रवाह और बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र। तो यानी कि आंतरिक प्रवाह यहाँ पर 60% आंतरिक प्रवाह जल, यानी कि 60% भाग पर आंतरिक प्रवाह जल है। और अरब सागर का जल प्रवाह यहाँ पे 16% है। और बंगाल की खाड़ी का जल प्रवाह यहाँ पे 24% है। यानी कि सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रवाह का जो 60% जल है, और अरब सागर का 16% है, और बंगाल की खाड़ी का 24% जल है राजस्थान में सबसे पहले देखते हैं आंतरिक, यानी कि आंतरिक प्रवाह। तो आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां हैं जैसे घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी, साबी, रूपारेल, ककुंद, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरतमती, नीमड़ा, भूजड़ा, सिसारमा और भगाणी और बाणगंगा को है ना। अरब सागर का जल प्रवाह है, जैसे जल प्रवाह में यानी कि अरब सागर की प्रमुख नदियां हैं जैसे माही नदी, लूनी नदी और पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदी। और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से संबंधित नदियां हैं प्रमुख चंबल, बनास और गंभीर। यानी कि आंतरिक प्रवाह किसे कहते हैं, तो ऐसी नदियां जो अपना जल किसी सागर या महासागर तक ना ले जाकर किसी झील या मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं, वह नदियां आंतरिक प्रवाह जल प्रवाह प्रणाली में सम्मिलित की गई हैं। तो यानी कि जो किसी भी झील या मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं किसी नदी, उसे ही क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवाह कहते हैं। यानी कि किसी सागर या महासागर तक न जा करके और झील या मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती हैं, वह नदियाँ आंतरिक जल प्रवाह की प्रणाली में सम्मिलित की जाती है। भारत की सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ राजस्थान में मिलती हैं। सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रवाह की नदियाँ
भारत में राजस्थान में मिलती हैं। तो पढ़ते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे पहली नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उपनाम मृत नदी है, नट नदी है। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, नट नदी भी कहा जाता है, और सरस्वती नदी और द्रष्टवती नदी और प्राचीन सरस्वती और राजस्थान का शोक भी घग्गर नदी को कहते हैं। जैसे इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से, यानी कि हिमालय में शिवालिक की पहाड़ियों का शिवालिक हिमालय में कालका की पहाड़ियों से होता है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यानी कि घग्गर का उद्गम हिमाचल से होकर के ये हिमाचल पंजाब और हरियाणा और राजस्थान यानी कि 4 राज्यों में बहती है। वो राजस्थान के 2 जिलों में जैसे हनुमानगढ़ और गंगानगर में प्रवाहित होती है ये, और वैसे भारत के 4 राज्यों में प्रवाहित होती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पंजाब और फिर राजस्थान। राजस्थान में ये है ना तलवाड़ा झील टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। यहाँ पे ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, जो 464 किलोमीटर है। यानी कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये, 464 किलोमीटर है। यानी कि एक बार दोबारा देखते हैं इनका प्रवाह क्षेत्र। तो घग्गर नदी भारत के 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। घग्गर राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है और बीकानेर संभाग की मुख्य नदी घग्गर नदी है। राइस बेल्ट किसे कहते हैं? तो राइस बेल्ट घग्गर प्रदेश में सर्वाधिक चावल की खेती की जाती है, इसलिए इसे राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और घग्गर नदी के किनारे पर बटनेर दुर्ग भी हनुमानगढ़ में स्थित है। और घग्गर नदी है ना, जो घग्गर नदी के किनारे पर हरियाणा में बनवाली सभ्यता स्थित है। और अगली नदी है कांतली नदी। ये भी आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी है। इसके उपनाम है कांटली या फिर मौसमी नदी भी इसको कहा जाता है। इसका उद्गम है ना जो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये सीकर और झुंझुनू में बहती है। अगर ज़्यादा बारिश होती है यानी कि अधिक वर्षा होने पर इसका जल चूरू तक भी पहुंच जाता है, लेकिन ये वैसे सीकर और झुंझुनू में बहती है। राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। सीकर शेखावाटी में कांतली नदी के प्रवाह को क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। और जैसे इस कांतली नदी की बात करें तो इसके किनारे पे सभ्यता है तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता, सोनारी सभ्यता स्थित है। और तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है, और इसे मौसमी नदी भी कहते हैं। और कांतली के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तोरावाटी बेसिन कहते हैं कांतली प्रवाह के क्षेत्र को। तो ये थी कांतली नदी। अगली आंतरिक प्रवाह की नदी है, प्रमुख नदी है जो कांकनी नदी। कांकनी नदी का उपनाम है कांकने नदी, मशहूर दी नदी। यानी कि इसका उद्गम कोटड़ी गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर से होता है। कहाँ से होता है? तो कोटली गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। और समापन जैसे इसका मीठा खाड़ी यानी कि जैसलमेर में मिल जाती है। ये मीठा खाड़ी में ये नदी जैसलमेर से प्रारंभ होकर जैसलमेर में ही समाप्त हो जाती है। ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकनी नदी। अगली नदी है आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी साबी नदी, इसको साहिबी नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम है ना सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है इसका उद्गम। और प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा में इस प्रवाहित होती है। राजस्थान में प्रवाह की बात करें तो जयपुर, कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल तिजारा 3 जिलों में बहती है ये। और कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे पर ही है। वर्षा ऋतु में साबी नदी अपनी विनाशशीलता यानी कि चौड़ा पाट के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने कहीं बारिश पर पुल बनाने का प्रयास किया किंतु ये वो असफल रहा। साबी नदी की सहायक नदी की बात करें तो सोता नदी साबी नदी की सहायक नदी है।
और जोधपुरा सभ्यता है जो साबी नदी के किनारे पर स्थित है। ये एक लोह युगीन सभ्यता है। तो है थी अपनी साबी नदी। अगली आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को उपनाम है रूपारेल नदी का लशवारी या वराहा नदी। इसका उद्गम है ना वो देवनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से होता है। प्रवाह क्षेत्र है इसका अलवर, डीग और भरतपुर। यह नदी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है। यानी कि रूपारेल नदी, क्वेश्चन आ जाए रूपारेल नदी कौन से अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है, तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है। इस नदी पर डीग के महल, नोह सभ्यता, मोती झील व सीकरी बांध स्थित है। तो उदयनाथ का रूपारेल नदी का उद्गम है ना जो उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है अलवर में थानागाजी से। और इसके किनारे पर सीकरी बांध डीग में बना हुआ है। डीग के जल महल हैं इसके किनारे, रूपारेल नदी के किनारे। मोती झील बांध बना हुआ है जो भरतपुर में है। मोती झील बांध बना हुआ है भरतपुर में, यहाँ पे भरतपुर में। और ये नदी है ना भरतपुर जिले इसकी सहायक नदी है ककुंद नदी। यानी कि रूपारेल नदी की सहायक नदी है ककुंद नदी जो भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है। और भरतपुर जिले के पानी को रोक करके भरतपुर में बारेठा बांध बनाया गया है। इसमें जो भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। और ये रूपारेल नदी है ना जो कुशलपुर भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। ये भी आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी है रूपारेल नदी। तो इसको लसवारी या बरा नदी भी कहते हैं। उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अलवर, डीग, भरतपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है। अगली नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियाँ सिक्कर से होता है। और ये सांबर झील में मिल जाती है रूपनगढ़ की, यानी कि किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से इसका उद्गम होता है और ये सांबर झील में मिल जाती है। और अजमेर और जयपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। सांबर झील में प्रमुख 5 नदियां आकर के गिरती हैं, जैसे मेंथा नदी। तो मेंथा नदी उत्तर की दिशा से आकर के सांबर झील में मिल जाती है। रूपनगढ़ नदी दक्षिण दिशा से यानी कि अजमेर से। खारी नदी डीडवाना कूचामन से आकर के इसमें सांबर झील में मिल जाती हैं। और खंडेला सिक्कर की तरफ से आती है, खंडेला नदी सिक्कर की तरफ से। और तुरतमती पूर्व दिशा से। और मेंथा नदी जयपुर की उत्तर दिशा से आती है। तो 5 नदियाँ सांबर झील में मिल जाती हैं।